हाँ जी, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे डे 4 में, जिसमें आज मैं आपके लिए ले आई हूँ बीएसटी का चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस रिवीजन वीडियो। तो देखो, इससे पहले 3 दिन हो चुके हैं जिसमें हमने इको बीएसटी अकाउंट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियोस डाली है। तो आज सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले फटाफट से कॉमेंट सेक्शन में जाओ और मुझे बताओ कि पिछले 3 दिनों में से जितनी भी हमारी ये वीडियोज आई हैं, इन सब में से कितनी वीडियोज अभी तक आप कर चुके हो, और अगर कोई वीडियो इनमें से रहती है, अगर कोई भी बैकलॉग है, तो मुझे बताओ क्यों। मैंने पूरी सीरीज शुरू करने से पहले आपको बस एक चीज बोली थी कि फर्क नहीं पड़ता पेपर कैसा आएगा, फर्क नहीं पड़ता रिजल्ट कैसा आएगा, फर्क इस चीज से पड़ता है कि मैं अपना 100% दे रहा हूँ या नहीं। बस एक प्रॉमिस आप लोगों से मैंने मांगा है कि हम अपना 100% देंगे, पेपर कैसा भी आए। मैं हर रोज अपने डेली टारगेट सेट करूंगा, हर रोज अपने टारगेट्स को पूरा करूंगा, मैं अपना 100% दूंगा। इसीलिए सीरीज का नाम भी है कि हम अपना 100% देंगे। तो यार, जितना भी बैकलॉग रहता है ना, शुरू हो जाओ। अभी 5 बजे बीएसटी की वीडियो आई है, 8 बजे अकाउंट्स की आएगी। इनके साथ साथ 2 दिन में जो भी बैकलॉग रहता है सारा पूरा कर दो, और नीचे जाओ कमेंट सेक्शन में अभी के अभी मुझे प्रॉमिस करो कि मैम हम अपना 100% देंगे। देखो, अगर मैं आपके लिए इतना कर रही हूँ, अपना 100% दे रही हूँ, अभी पीवाईक्यूज ला रहे हैं, फिर मैराथन लाएंगे, गैप डेज में हर चीज लेकर आएंगे यार, तो आप क्यों अपने आप से प्रॉमिस नहीं कर सकते? आप क्यों अपना 100% नहीं दे सकते? तो हमें अपना 100% देना है। फटाफट से मुझे बताओ कौन कौन सी वीडियो आपकी रहती है, कितनी वीडियोस देख चुके हो, और प्रॉमिस करो कि मैम मैं कल तक अपना सारा बैकलॉग कंप्लीट करूंगा, मैं कल तक सारी चीजें पीछे से पूरी करके आज से ही अपना 100% देना शुरू करूंगा। ठीक है, इसी पॉजिटिव स्पिरिट के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैं आपके लिए ले आई हूँ बीएसटी का चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग एंड चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग। फिर से इसी वीडियो में मैं पीवाईक्यू के क्वेश्चंस भी कराऊंगी, एमसीक्यूज के स्टडीज, उसके साथ साथ मैं रिवीजन भी करवा दूंगी दोनों चैप्टर्स की। और देखो, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ कि किसी तरीके से आसान भाषा में आपके लिए एक्रोनियम्स बना सकूं, आपको जो है कोई स्टोरी के थ्रू समझा सकूं और याद करा सकूं, क्योंकि बच्चे सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि मैम इतने पॉइंटर्स हैं, इंपॉर्टेंस, फीचर्स, लिमिटेशन, प्रोसेस। मैं बस इतना ट्राई कर रही हूँ कि किसी न किसी तरीके से इन सभी पॉइंट्स को आसान से आसान तरीके से आपको याद करा दो। एंड आज मैं स्टिल अगेन बहुत सारे एक बार एक्रोनियम्स, पॉइंटर्स आपके लिए लेकर आई हूँ ताकि आप याद कर सको। और एक और चीज, पूरी सीरीज को ना लास्ट तक बीएसटी के फॉलो करना, और मैं प्रॉमिस कर रही हूँ लास्ट तक सारे पॉइंटर्स सब कुछ रटवा के तुम्हें भेजूंगी, ये मेरा प्रॉमिस है। क्योंकि हर रोज कोई ना कोई नया एक्रोनियम, कोई ना कोई नई कहानी, कोई ना कोई नए पॉइंटर्स मैं तुम्हें याद कराऊंगी, और पिछले वाले हर क्लास में रिवाइज कराऊंगी। तो आज है मेरी बीएसटी की क्लास नंबर 2। इससे पहले मैंने करा था बीएसटी चैप्टर 1, 2 और 3। उसमें हमने क्या क्या एक्रोनियम्स याद किए थे? सबसे पहली चीज, बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए हमने क्या याद किया था? SPELT, आई हैव स्पेल्ट बिजनेस एनवायरनमेंट। स्पेल्ट हमने याद किया था। क्या क्या डिमेंशन है बिजनेस एनवायरनमेंट की? सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल। और इसके अलावा फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट मैंने आपको याद कराए थे। कैसे याद कराए थे? गो पापा गो टू CID, गो पापा गो टू CID। यहाँ पे हमारे पास क्या थे? फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैंने ऐसे फीचर बताए थे जो आज प्लानिंग में फिर से आपको बताने वाली हूँ, जो आपके काफी ज्यादा बार रिपीट होंगे, प्लानिंग में, स्टाफिंग में काफी बार ये रिपीट होने वाले हैं। जी से मेरा क्या था? ग्रुप एक्टिविटी। P से मेरा क्या था? परवेसिव। G से मेरा क्या था? गोल ओरिएंटेड। C से क्या था? कंटिन्यूअस। I से क्या था? इंटैंजिबल। और D से मेरा क्या था? डायनामिक। देखो, ये ऐसे फीचर्स मैं आपको बोले थे याद करने को, जो आपको बहुत बार मैं रिपीट करवाऊंगी, बहुत बार। प्लानिंग में भी सेम फीचर्स आएंगे, बहुत बार आगे सेम फीचर्स आएंगे, तो ये फीचर्स तो याद होने ही चाहिए। बहुत सारे बच्चों ने ये एक्रोनियम्स याद भी करे थे, कमेंट सेक्शन में बताए थे। एक बार फिर से इन सबको याद करोगे, रिवाइज करोगे, मुझे बताओगे, और अपने नोट्स में भी नोट डाउन करोगे। चलो फटाफट से कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, नोट्स बनाने लग जाओ, और शुरू करते हैं आज की वीडियो को। चलो, सबसे पहले मेरे पास आता है 2024 का सेट नंबर 1। तो बेसिकली हम सारे पीवाईक्यूज आपको मैं करवा रही हूँ 2024 के सेट 1 से लेके सेट 5 तक। मेरा कोशिश रहेगा कि मैं सारा कुछ आपको आज करवा करके जाऊं। साथ ही में मैं रिवीजन भी कराऊंगी। ऐसा नहीं कि पहले रिवीजन फिर क्वेश्चन, नहीं, जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे सारी चीजें हम याद करते जाएंगे, रिवाइज करते जाएंगे। सबसे पहले मेरे पास आता है एक MCQ। ठीक है, अगर मैं वेटेज की बात करूँ तो चैप्टर 4 और 5 जो है मेरा प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, दोनों मिला के करीब करीब 14 मार्क्स की वेटेज रखते हैं। ठीक है, जिसमें से MCQs बहुत कम आते हैं। 6 नंबर के 4 नंबर के क्वेश्चन हमें ज्यादातर देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक MCQ है हमारे पास, यहाँ पे पूछा गया है टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपनी इज। अब देखो, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है तो ऑब्वियसली चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है। कौन से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मेरे पास होते हैं? फॉर्मल और इनफॉर्मल होते हैं, डिविजनल और फंक्शनल होते हैं। पहले इन्हीं को मैं एक्सप्लेन करती हूँ, इन्हीं को मैं समझाती हूँ। देखो, एक होता है मेरे पास फॉर्मल,
एक होता है मेरे पास इनफॉर्मल। वैसे तो शायद तुम्हें ये काफी आसानी से सबको पता होगा कि फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है। फॉर्मल मतलब कि जो हम जानबूझ के बना रहे हैं, डेलिबरेटली बनाया जा रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन में, कि जिसके थ्रू सारे लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हैं। लेकिन इनफॉर्मल का क्या मतलब था, किसी ने सोच समझ के नहीं बनाया है। इनफॉर्मल मतलब आपकी किसी से बैठे बैठे दोस्ती हो गई, सब लोग साथ काम करते हो, सबकी दोस्ती हो गई, सबने एक अपना ग्रुप बना लिया, दोस्ती दोस्ती में, मजाक मजाक में मिलते जुलते थे, इस वजह से जानबूझ के नहीं बनाया, अपने आप ही इनफॉर्मल ग्रुप्स बन जाते हैं। ठीक है, फॉर्मल मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन में बनाया जा रहा है जानबूझ के काम करने के लिए, इनफॉर्मल मतलब जानबूझ के नहीं बनाया जो ग्रुप, जो अपने आप बन गया। फॉर्मल इनफॉर्मल के ना फीचर्स को याद कराने के लिए सिंपल सा एक एक्रोनियम मैंने बनाया है, सर 2 रुपए दे दो। एक्रोनियम सिंपल से याद कर लो, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों के फीचर्स इसी में याद हो जाएंगे। सर 2 रुपए दे दो, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों के फीचर याद करा दूंगी। एस से मेरे पास क्या है, स्टेबिलिटी। एस से मेरे पास क्या आता है, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें स्टेबिलिटी होती है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं है कि आज दोस्ती हुई, कल दोस्ती टूट गई, परसों फिर दोस्त बन गए, फिर लड़ाई हो गई, नहीं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आपको एक बार आपकी नौकरी मिलती है तो आप कुछ टाइम तक नौकरी करते हो, स्टेबिलिटी होती है। ऐसा नहीं कि कभी नौकरी मिल गई, कभी छोड़ दी, फिर ले ली, फिर छोड़ दी, नहीं। वो इनफॉर्मल में होता है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं होती है। फिर डी से यहाँ पे मेरे पास दूसरा चीज क्या आती है, डेलिब्रेट। डेलिब्रेट मतलब जानबूझ के सोच समझ के करी गई साजिश। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डेलिब्रेटली जानबूझ के सोच समझ के बनाई जाती है, पर इनफॉर्मल डेलिब्रेट नहीं होती है, वो जानबूझ के सोच समझ कर नहीं बनाई जाती है, अपने आप से दोस्ती दोस्ती में बन जाती है। रुपए, देखो कितने रुपए हैं, 2 रुपए हैं, तो रुपए यानी कि आर मेरे पास कितने होंगे, 2 होंगे। कितने रुपए, 2 रुपए हैं, तो आर कितने होंगे, 2। पहले आर का मेरे पास मतलब है रिलेशंस। इसमें रिलेशंस डिफाइंड होते हैं कि कौन बॉस है, कौन सीनियर है, कौन जूनियर है, कौन किसके साथ क्या काम करेगा। इसमें रिलेशंस कोई डिफाइंड नहीं होते कि तू मेरा दोस्त है, मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूं, तू मेरा ये है, तू मेरा वो है, कहीं नहीं। अपने आप जो दोस्ती हो गई, जो रिलेशन बन गया सो बन गया। यहाँ पे ऑन पेपर डिफाइंड होते हैं, तुम सीनियर हो, तुम जूनियर हो, तुम उसके भी जूनियर हो, तुम इसके साथ काम करोगे, तुम इसकी टीम में काम करोगे। यहाँ पे डिफाइंड रिलेशन होते हैं। दूसरी बात का मतलब है रूल्स। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स भी डिफाइंड होते हैं, लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई रूल डिफाइंड नहीं होता। इतने बजे आना ही आना है, हर कोई आएगा, ये अटेंडेंस लगाओगे, प्रेजेंट नहीं हो, प्रेजेंट होना है, एब्सेंट नहीं होना, कोई रूल इसमें डिफाइंड नहीं होता। और लास्ट वाली डी का क्या मतलब है, डिवीजन ऑफ वर्क। काम डिवाइड होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम डिवाइड नहीं होता है। फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके लिख दो, मुझे बता दो, सर 2 रुपए दे दो। तो हमारे पास क्या क्या निकल के आया, एस से स्टेबिलिटी, ये सारी चीजें फॉर्मल में होती हैं और इनफॉर्मल में नहीं होती हैं। डी से डेलिब्रेट, फॉर्मल में डेलिब्रेटली बनाया जाता है, इनफॉर्मल में नहीं होता। 2 रुपए हैं तो आर मेरे पास आएंगे 2। रिलेशन भी डिफाइन होते हैं और रूल्स भी डिफाइन होते हैं। और डी से मेरे पास क्या आया, हेनरी फ्योल का दिया हुआ डिवीजन ऑफ वर्क। काम डिवाइडेड होता है फॉर्मल में, इनफॉर्मल में सर 2 रुपए दे देते हैं, सॉरी इनफॉर्मल में सर 2 रुपए नहीं दे रहे, कोई भी चीज इनमें से नहीं हो रही, और फॉर्मल में सर ने 2 रुपए दे दिए। तो ये सारी चीजें हो रही हैं फॉर्मल में। इनफॉर्मल में सभी चीजों को लिखोगे और लिखोगे कि ये सारी चीजें इनफॉर्मल में नहीं होती हैं। ये हो गया मेरा फॉर्मल और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। दूसरी चीज आती है डिविजनल और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। देखो डिविजनल और फंक्शनल का क्या मतलब होता है, यहाँ पे हम एक बार समझ लेते हैं थोड़ा सा। डिविजनल का मतलब होता है कि आपके पास ना मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। डिविजनल का मतलब होता है कि आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं और आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स के बेसिस पे अलग अलग जो है डिपार्टमेंट बना रहे हो। कि एक मैंने जैसे बोल दिया कि एक मेरे पास कॉमर्स का डिपार्टमेंट है, एक मेरे पास साइंस का डिपार्टमेंट है, एक मेरे पास ह्यूमैनिटीज का, आर्ट्स का डिपार्टमेंट है, ऐसे ही एक मेरे पास 9th-10th का डिपार्टमेंट है। मैंने अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बेस पे अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए हैं। डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स, उसको क्या बोलते हैं, डिविजनल स्ट्रक्चर। पर फंक्शनल, देखो नाम में से ही याद कर लो, फंक्शनल मतलब फंक्शन, काम के बेसिस पे डिवाइड करा जाता है। यहाँ पे क्या होता है, यूजुअली वन प्रोडक्ट होता है, एक ही सिंगल प्रोडक्ट होता है। इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में उसी प्रोडक्ट के बेसिस पे हम क्या करते हैं, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना देते हैं,
इसी के अंदर हम एक HR डिपार्टमेंट बना देते हैं, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट बना देते हैं, एक परचेज डिपार्टमेंट बना देते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो फंक्शनल में हम काम के बेसिस पे डिवीजन करते हैं, पर डिविजनल वाले में हमारे पास एक से ज्यादा प्रोडक्ट होते हैं और मल्टीपल प्रोडक्ट्स के बेसिस पे हम डिवीजन करते हैं। तो ये वहां पे होगा जहां पे अलग अलग प्रोडक्ट्स या अलग अलग सर्विसेज हैं, हर प्रोडक्ट या सर्विस का एक अलग से आपने ऑर्गेनाइजेशनल डिवीजन बना दिया। इनके अंडर फिर से सारे HR, फाइनेंस, प्रोडक्ट, परचेज, सारे डिपार्टमेंट होंगे। तो फंक्शनल वाला इसके अंडर आएगा। फंक्शनल वाला वहां पे होगा जहां पे एक सिंगल प्रोडक्ट है, या फिर जहां पे हमने मल्टीपल प्रोडक्ट्स है वहां पे पहले आप डिविजनल स्ट्रक्चर करोगे और डिविजनल स्ट्रक्चर के बाद हर एक प्रोडक्ट के अंदर, क्योंकि अब ये फिर से सिंगल प्रोडक्ट हो गया, हर एक प्रोडक्ट के अंदर तुम क्या करोगे, डिवीजन करके आओगे। तो ये होता है आपका फंक्शनल और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। अब समझते हैं हमारे क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कौन सा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर है। तो फटाफट से देखो कौन सा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट हैं तो डिविजनल, अगर सोशल रिलेशंस हैं तो इनफॉर्मल, अगर सिर्फ फंक्शन काम के बेसिस पे डिवीजन है तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। देख लेते हैं। देखो, सिमिलर नेचर ऑफ एक्टिविटीज आर ग्रुप टुगेदर इन ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे तो अलग अलग प्रोडक्ट्स है ही नहीं, यहाँ पे कुछ इनफॉर्मल भी नहीं है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो जाएगा। यहाँ तक हमने एक एक्रोनिम याद किया जिसकी मदद से हमने फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों के फीचर्स याद किए, जो कि क्या है, सर 2 रुपए दे दो, जिसमें आएगा स्टेबिलिटी, डेलिबरेटली, रिलेशंस, रूल्स एंड डिवीजन ऑफ वर्क। फॉर्मल में ये सारे ट्रू हैं, इनफॉर्मल में ये सारे फॉल्स हैं। आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है द फीचर ऑफ प्लानिंग रिफ्लेक्टेड इन द अबव लाइन इज। देखते हैं क्या क्या फीचर है। देखो, पहले इनका क्या मतलब है। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग फ्यूचर के लिए करी जाती है, अपने फ्यूचर में जो कुछ होगा उसके लिए हम पहले से ही प्लान करके रखते हैं। परवेसिव मतलब होता है हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग होती है। परवेसिव मतलब मेरा स्कूल है या हॉस्पिटल है या सरकारी कंपनी है या फिर मेरी कंपनी इंडिया में है, USA में है, चाइना में है, जापान में है, हर टाइप ऑफ कंपनी में हर जगह पे प्लानिंग होगी। कंटिन्यूअस मतलब कि लगातार चलता रहेगा, एक बार प्लान कर लिया और खत्म, ऐसा नहीं हो सकता। प्लानिंग कंटिन्यूअस है, प्लानिंग चलती रहेगी। मेंटल एक्सरसाइज मतलब इसमें मैं कुछ फिजिकली जाके कर नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ दिमाग में सोच रही हूँ कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। देखो, अगर मैं अपने दिमाग में सोचती हूँ कि मैंने बच्चों के लिए एक सीरीज निकालनी है कि हम अपना 100% देंगे, जब तक मैं उसको सिर्फ दिमाग में सोच रही हूँ वो प्लानिंग है, ठीक है। जब मैं उसको एक्चुअल में करने चली गई तो वो प्लानिंग के आगे वाले स्टेप्स होंगे जो हम आगे पढ़ेंगे। जब तक मैं दिमाग में सोच रही हूँ, मेंटल एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो वो प्लानिंग है। अब मैम इतने सारे फीचर्स है, कैसे याद करें। मैनेजमेंट के मैंने कैसे याद कराए थे, गो पापा गो टू CID, पापा जी जाइए CID के पास जाइए। अब प्लानिंग में क्या करना है, प्लानिंग इज फ्रॉम P, तो इस G को यहाँ से हटा दो और यहाँ पे लगा दो P, प्लीज पापा गो टू CID, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, P से पहला मेरे पास आता है प्राइमरी। प्लानिंग सबसे पहला फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। तुम्हें पता ही है सबसे पहला फंक्शन क्या होता है मैनेजमेंट का, बताओ, प्लानिंग। तो प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा P सेम रहेगा, परवेसिव। G भी हमारे पास सेम रहेगा, गोल ओरिएंटेड। C भी सेम रहेगा, कंटिन्यूअस। I भी सेम रहेगा, इंटैंजिबल। इंटैंजिबल को ही हम यहाँ पर बोल सकते हैं प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। और D से आप क्या करोगे, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, ठीक है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। देखो, मेरा यहाँ पे जो है एक ही गोल है कि मैं तुम्हें कम से कम एक्रोनियम्स में ज्यादा से ज्यादा चीजें याद करवा दूं, या फिर बहुत सिंपल एक्रोनियम्स में ज्यादा चीजें मैं याद करवा दूं। तो मैनेजमेंट का था गो पापा गो टू CID, प्लानिंग का क्या है, P फॉर प्लानिंग, तो इसको प्लीज पापा गो टू CID। प्राइमरी, परवेसिव, गोल ओरिएंटेड, कंटिन्यूअस, इंटैंजिबल एंड डिसीजन मेकिंग, ये सारे क्या है, फीचर्स हैं प्लानिंग के। अब देखते हैं हमें कौन सा फीचर पूछा गया है। फिर से एक बार इसको पहले याद करो, अच्छे से नोट्स में लिखो, कमेंट सेक्शन में जाके लिख दो, और साथ में कमेंट सेक्शन में प्रेजेंट भी लगा देना कि हम फिर से आज एक बार प्रेजेंट, और जल्दी से बता देना कि कितने पीछे रहते हैं क्लासेस, ठीक है। सारी चीजें मुझे जाननी है। चलो, अब plans are prepared for a specific period of time, this at the end of that period there is a need for a new plan। अब सोचो क्या है, पहले प्लान बनाया फिर से प्लान बनाया, क्या परवेसिव है, फ्यूचरिस्टिक है, क्या है, कंटिन्यूअस है। पहले प्लान बनाया फिर जरूरत पड़ गई फिर से प्लान बनाया, ठीक है ना। तो ये क्या है, प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। अच्छा जी,
आगे चलते हैं। द टाइप ऑफ प्लान विच हेल्प्ड बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स टू बिकम द मार्केट लीडर। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ प्लान की बात करते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले मेरे पास आती है पॉलिसी, फिर आती है स्ट्रैटेजी, रूल और प्रोसीजर। देखो, स्ट्रैटेजी ना हमें कैसे पता चलेगा कि कोई किसी जगह पे हमें स्ट्रैटेजी के बारे में पूछा गया है। जब भी बात आ रही है लॉन्ग टर्म की, कि हम लॉन्ग टर्म में कुछ करने वाले हैं, ठीक है, तो वहां पे हमें आंसर क्या देना है कि ये स्ट्रैटेजी पे काम चल रहा है। जैसे कि इसमें देखो, इसमें आंसर आएगा आपका स्ट्रैटेजी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लॉन्ग रन की बात करी जा रही है कि लॉन्ग रन में क्या करना है, लॉन्ग रन के प्लान्स, लॉन्ग रन में ये वो। तो जब भी लॉन्ग रन की बात हो रही है तो बात आती है स्ट्रैटेजी की, ठीक है। बजट की अगर मैं बात करूँ, एक चीज होती है ऐसे ही बजट, बजट की बात आती है कि जहाँ पे पैसे की बात हो रही है कि कितना पैसा लगेगा, कितना पैसा बचेगा, किस डिपार्टमेंट में कितना पैसा लगाना है, अगले साल कितना पैसा लगाना है, पिछले साल कितना पैसा लगा था, पैसे की बात आती है तो ज्यादातर वहां पे बजट की ही बात हो रही होती है, ठीक है। जहां पे भी बात आती है कि हम अपने गोल सेट कर रहे हैं, हम अपना कोई टारगेट बना रहे हैं, हमने कुछ कुछ देखा और उसके बेसिस पे कोई गोल बनाया, कोई टारगेट बनाया, वहां पे मेरा प्लान आ जाएगा जी ऑब्जेक्टिव। वहां पे मेरा कौन सा प्लान आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। कि मैंने कोई गोल बनाना है, कंपनी ने अपना गोल सेट किया, कंपनी ने बहुत सारी चीजें देखी और एक गोल सेट किया, टारगेट सेट किया, कुछ ऐसा किया, तो वहां पे अपना क्या प्लान आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ और प्लान्स की। आगे आ गया रूल। देखो, रूल का ना मतलब होता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं रूल, ठीक है। कि ना अगर मैंने बोल दिया कि 8 बजे आना है तो 8 बजे आना पड़ेगा, यूनिफॉर्म में आना है तो यूनिफॉर्म में आना पड़ेगा, जो नहीं है रूल्स फॉलो करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो रूल्स आर वेरी स्ट्रिक्ट। रूल्स ऐसे नहीं है कि अपनी मर्जी से चला सकते हो, नहीं, रूल्स में जो लिख दिया सो लिख दिया। रूल्स को चेंज नहीं किया जा सकता, रूल्स को तोड़ा नहीं जा सकता। अगर रूल्स को तोड़ा तो पनिशमेंट मिलेगी, रूल्स के बदले में जो है आपको कुछ ना कुछ उसके बदले में पनिशमेंट, कुछ ना कुछ पेनल्टी उसके बदले में भरनी पड़ेगी। दे आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट एंड एवरीवन हैज टू फॉलो द रूल्स, ठीक है। उसको तुम अपनी मर्जी से बदल नहीं सकते। आगे देखो, मेरे पास आएगी 3 चीजें और है, पॉलिसी, प्रोसीजर और मेथड। ये तीनों को ना लाइन वाइज याद करो, लाइन वाइज समझो तो तुम्हारे लिए सबसे बेटर है। देखो, पॉलिसी ना हमें क्या बताती है, किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में होती है पॉलिसी, कि उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हमारी कंपनी क्या करना चाहती है। कोई भी एक पर्टिकुलर फील्ड के बारे में, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। तो जैसे मैं कहती हूँ डिस्काउंट पॉलिसी, कि मेरी कंपनी की डिस्काउंट पॉलिसी है कि हम डिस्काउंट नहीं देते, या देते हैं तो मैक्सिमम 5% देते हैं, सिर्फ रेगुलर कस्टमर्स को देते हैं। वो हो गई डिस्काउंट पॉलिसी किसी एक टॉपिक के बारे में, ठीक है। स्ट्रैटेजी ना होगी ओवरऑल कंपनी के बारे में, कि कंपनी को एक्सपैंड करना है, कंपनी के प्रॉफिट लॉस देखने हैं, पूरी कंपनी के बारे में। पॉलिसी हमेशा एक स्पेसिफिक छोटे से टॉपिक, एक स्पेसिफिक छोटी सी फील्ड के बारे में होती है। मेरी रिक्रूटमेंट पॉलिसी फॉर एग्जांपल, कि मैं एम्प्लॉयज को हर साल कैसे कितने एम्प्लॉयज को मैं हर साल रिक्रूट करूंगी। मैं कहती हूँ चलो फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी की पॉलिसी है, मैं हर साल 10 एम्प्लॉयज को रिक्रूट करूंगी, और उन एम्प्लॉयज की एटलीस्ट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कि उन एम्प्लॉयज के पास एटलीस्ट एक अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ये मेरी पॉलिसी है कि मैं हर साल 10 एम्प्लॉयज को रिक्रूट करूंगी और उन एम्प्लॉयज की हर एटलीस्ट अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री तो होनी चाहिए। ये हो गई मेरी रिक्रूटमेंट पॉलिसी। प्रोसीजर क्या होगा, इस पॉलिसी का स्टेप बाय स्टेप प्लान, इस पॉलिसी का स्टेप बाय स्टेप प्लान कि रिक्रूटमेंट करनी है तो कैसे करनी है। पहले रिज्यूमे आएंगे, फिर टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा। स्टेप बाय स्टेप प्लान उस पॉलिसी के बारे में, कि पॉलिसी को पूरा तो करना है, इंप्लीमेंट तो करना है, बट कैसे, उसका स्टेप बाय स्टेप डिटेल्ड प्लान होता है, प्रोसीजर, ठीक है। मैं अगर बोलती हूँ कि सबसे पहले हम आपके रिज्यूमे चेक करेंगे, फिर हम आपका टेस्ट लेंगे, फिर हम आपका इंटरव्यू लेंगे, फिर हम आपकी फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग करेंगे, ये मेरा पूरा हो गया प्रोसीजर, जिसमें सारे स्टेप्स मैंने बताए हैं। लेकिन मेथड क्या होगा, मेथड होगा इस प्रोसीजर के किसी एक सिंगल स्टेप की डिटेल, किसी एक सिंगल स्टेप की डिटेल को मैं बोलती हूँ मेथड। कि अगर मैं कहती हूँ इंटरव्यू है इसका एक स्टेप, इंटरव्यू कैसे ली जाएगी, किस टाइम पे ली जाएगी, क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन क्या आंसर होगा, कितने लोगों को सिलेक्ट करना है, किस बेसिस पे सिलेक्ट करना है, समझ रहे हो। पहले मैं एक पॉलिसी बनाऊंगी, पॉलिसी में मैं क्या बताऊंगी, डिटेल में किसी एक टॉपिक के बारे में मेरा कंपनी का क्या रूल है कि हम इतने एम्प्लॉयज को हर साल ट्रेन करेंगे, हर साल सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उस पॉलिसी का स्टेप बाय स्टेप डिटेल प्लान क्या होता है, प्रोसीजर। उस प्रोसीजर के अंदर
एक एक स्टेप की डिटेल को मैं क्या बोलती हूँ, मेथड। फटाफट से इन सभी चीजों को नोट डाउन करोगे कि स्ट्रेटेजी में हम क्या बताते हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में बताते हैं, बजट में पैसे से रिलेटेड बात होती है, ऑब्जेक्टिव में गोल या टारगेट से रिलेटेड बात होती है, रूल बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, पनिशमेंट भी मिलती है, अगर रूल तोड़ोगे तो पेनल्टी भरनी पड़ेगी, पॉलिसी हमेशा एक टॉपिक के बारे में होती है, जैसे डिस्काउंट की पॉलिसी, रिक्रूटमेंट की पॉलिसी एंड सो ऑन। उस टॉपिक के अंदर डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप प्लान को प्रोसीजर बोलते हैं, और हर प्रोसीजर के एक पर्टिकुलर स्टेप का डिटेल, जैसे कि प्रोसीजर है ये पूरा, इस पूरे प्रोसीजर के एक स्टेप की मैं डिटेल को क्या बोलूंगी, मेथड की। इंटरव्यू करने का मेथड क्या है, ठीक है। तो ये है हमारे सारे के सारे मोटे मोटे प्लान्स, इनको अच्छे से डिटेल में लिख लो, नोट बना लो, याद कर लो, और इससे ज्यादा आई डोंट थिंक आपको करने की जरूरत है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम टाइप्स ऑफ प्लान का क्वेश्चन या तो एमसीक्यू में आता है या और में आता है, ठीक है। ऐसा बहुत रेयर होता है कि सिर्फ यही क्वेश्चन आ गया 4 नंबर में और में भी कुछ नहीं है, बहुत रेयर होता है, ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। तो इतना भी कर लोगे, आपको इस तरीके की जो है केस स्टडी वगैरह सॉल्व करनी आ जाएगी, एमसीक्यू आप कर लोगे। क्योंकि अब यहाँ पे लॉन्ग रन की बात करेगी, लॉन्ग रन मतलब स्ट्रेटेजी, तो मेरा आंसर होगा स्ट्रेटेजी, और मैं आगे बढ़ जाऊंगी। चलो, डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑन एनी 4 बेसिस। चलो एक और फिर से जो है हमारे पास टॉपिक आ गया, फिर से अब ये मैं समझा देती हूँ आपको, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। देखो एक चीज तो होती है कि मैं बोलती हूँ कि मैंने ना 4 काम करने हैं, ए बी सी और डी, मुझे 4 काम करने हैं, मैं अकेली कर नहीं सकती। कैन यू प्लीज कम एंड हेल्प मी एंड आई विल टेल यू कि हाउ टू डू। मैं तुम्हें ये भी बताऊंगी कि तुम्हें कैसे करना है, और तुम उसमें मेरी मदद करोगे। वो होता है डेलीगेशन, मेरे काम में तुम मेरी मदद कर रहे हो, जैसे जैसे मैं कह रही हूँ वैसे वैसे। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में मैं कहती हूँ यार ये 4 काम करने हैं, तुम आओ, मैं तुम्हें नौकरी दे रही हूँ, तुम ये 4 काम करने हैं, बस मुझे काम करके दे दो, मुझे नहीं फर्क पड़ता कैसे करना है, मुझे नहीं पता तुम कैसे करोगे, क्या करोगे, बस तुम मुझे ये काम करके दे दो, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग तुम मेरी मदद करो, मेरे साथ आके काम करो, नहीं, मैं कह रही हूँ तुम्हें ये 4 काम करने हैं और जैसे मर्जी करके दे दो, तुम्हें पूरी छूट है, जो मर्जी डिसीजन लो, जैसे मर्जी करो, मुझे काम करा हुआ मिलना चाहिए। वो होती है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में होती है पूरी की पूरी फ्रीडम। अगर मैं फ्रीडम की बात करूं, फ्रीडम टू टेक डिसीजन, तो डेलीगेशन में फ्रीडम इज वेरी लेस, डिसेंट्रलाइजेशन में फ्रीडम इज वेरी हाई, कि आप अपनी पूरी डिसीजन मेकिंग की फ्रीडम है आपके पास, आप जैसे मर्जी चाहो डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, फ्रीडम टू टेक डिसीजन। चलो, तो मैंने देखो प्रॉपर टेबल बना लिया है, आप अपने पेपर में जब आंसर करके आओगे इसी टेबल में ही करके आओगे, पहले बेसिस, फिर डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखोगे, टेबल फॉर्म में लिखोगे। सबसे पहली चीज आती है नेचर। नेचर का मतलब है यहाँ पर कि क्या ये दोनों जरूरी है, कंपल्सरी है। तो डेलीगेशन इज कंपल्सरी, इट इज नेसेसरी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना डेलीगेशन के नहीं चल सकती, पर ये नेसेसरी नहीं है। आप करोगे तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन चल सकती है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, इसका मतलब हमें पता चलता है पर्पस से, कि पर्पस क्या है इन ऑर्गेनाइजेशंस को बनाने का। डेलीगेशन का पर्पस होता है रिडक्शन इन वर्क लोड, रिडक्शन इन वर्क लोड, और डिसेंट्रलाइजेशन का जो है गोल होता है वो होता है एक्सपेंशन। देखो मैं बोलती हूँ कि मुझे, जैसे मैंने बोला कि मुझे 4 चीजें करनी है, ABCDE, ठीक है, ABCD फॉर एग्जाम्पल, मैं इन चारों को अकेली नहीं कर सकती, तो मेरे सिर पे बहुत ज्यादा वर्कलोड है, बहुत ज्यादा प्रेशर है, इसलिए मैं किसी को अपने साथ रखती हूँ कि तुम मेरी मदद करो, और जैसे मैं कहूंगी वैसे वैसे करो इन चारों कामों को। तो मैं अपने वर्कलोड को कम करने के लिए जब काम कर रही हूँ, डेलीगेशन कर रही हूँ कि मेरे कहे के अनुसार तुम ये करो, यानी कि विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट के अंदर रह के मेरी मदद करो और मेरे साथ काम करो, तो वो डेलीगेशन होता है, तुम मेरे वर्कलोड को कम कराओ। लेकिन जब मैं कहती हूँ जैसे मर्जी करो, मुझे नहीं पता, तुम अपने आप करो सब कुछ, मेरे सिर पे मत आके पूछो कि क्या करे, कैसे करे, क्यों करे, है ना। मैं कोई रूल, कोई लिमिट ही नहीं लगा रही हूँ, मैं कह रही हूँ तुम सब कुछ अपने आप देखो, तुम्हें पूरी फ्रीडम है, पूरी आजादी है कि तुम जैसे चाहो काम कर सकते हो। तो वो है मेरे पास डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन में कंपनी की एक्सपेंशन होगी, क्योंकि हर कोई अपने आप आजादी से काम कर रहा है, तो वहां पे कंपनी की एक्सपेंशन होगी। तीसरी चीज मेरे पास आती है फिर से फ्रीडम। तो फ्रीडम, जैसे मैंने बोला, फ्रीडम किसमें ज्यादा मिलती है, फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग इसमें बहुत ज्यादा होती है, इसमें बहुत ज्यादा होती है फ्रीडम टू टेक डिसीजन, और इसमें जो है वो फ्रीडम बहुत कम होती है। हम विद इन लिमिट्स लोगों को काम करने देते हैं, हम फ्री नहीं छोड़ते कि जैसे चाहो जो चाहो तुम काम अपने आप से कर सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता डेलीगेशन में। और लास्ट एक तुम पॉइंट इसमें लिख सकते हो, लास्ट पॉइंट तुम इसमें लिख सकते हो स्कोप का, कि इसका जो है स्कोप लिमिटेड है क्योंकि तुम फ्रीडम नहीं दे रहे हो, और इसका जो है स्कोप वो ब्रॉडर है क्योंकि तुम पूरी डिसीजन मेकिंग की फ्रीडम दे रहे हो, तुम कोई लिमिट नहीं लगा रहे हो, तो इसका स्कोप इज ब्रॉडर देन
डेलीगेशन, और इसका स्कोप इज कंपैरेटिवली लिमिटेड देन डिसेंट्रलाइजेशन बिकॉज इट डजंट अलाउ फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो ये हो गए हमारे 4 पॉइंट्स। एक चीज याद रखना, जब भी डिफरेंस लिख के आ रहे हो टेबल की फॉर्म में बेसिस के साथ लिख कर आ रहे हो और मतलब समझा रहे हो कि इनका मतलब क्या है, ठीक है। चलो आगे हमारे पास आती है केस स्टडी। 6 नंबर की केस स्टडी है। सबसे पहले मैं सवाल पढ़ूंगी, सवाल पढ़ने के बाद मैं केस स्टडी पे जाऊंगी। कोटिंग लाइंस फ्रॉम द अबव पैरा, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 2 बेनिफिट्स एंड 2 लिमिटेशंस ऑफ प्लान। अच्छा एक चीज याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि ऊपर किस चीज के बारे में, कौन से फंक्शन के बारे में बात करी गई है और उस फंक्शन का ना एक्सप्लेन करो एनी 2 फीचर्स। देखो जब तक हमें आइडेंटिफाई नहीं बोला तब तक हम अपनी मर्जी से फीचर एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे बहुत बार क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिफाई करो कौन सा फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन कौन सा होता है, प्लानिंग होगा, ऑर्गेनाइजिंग होगा, कोई भी होगा, ठीक है। एंड एक्सप्लेन करो एनी 2 फीचर्स, ठीक है। जब फीचर्स के साथ आइडेंटिफाई नहीं बोला तो तुम्हें ऊपर से फीचर्स ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। अगर फीचर्स के साथ बोला है एक्सप्लेन एनी 2 फीचर्स तो तुम कोई भी 2 फीचर्स उसमें एक्सप्लेन करके आ सकते हो। बट अभी जैसे यहाँ पे हमारे को बोला गया है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 2 बेनिफिट 2 लिमिटेशन, तो मैं दोनों बेनिफिट दोनों लिमिटेशन ऊपर से ही ढूंढने वाली हूँ। लिमिटेशन क्या ढूंढने के लिए, लिमिटेशन को ढूंढने के लिए आपको कुछ ऐसा देखना है जो कंपनी के साथ बुरा हुआ, और बेनिफिट को ढूंढने के लिए आपको क्या ढूंढना है, मैंने पिछली क्लास में भी बोला था कि कंपनी ने जो भी किया उसकी वजह से कंपनी के साथ अच्छा क्या हुआ, ठीक है। मैं ये नहीं ढूंढूंगी कि कंपनी ने क्या किया, मैं ये ढूंढना चाहती हूँ कंपनी के साथ क्या अच्छा हुआ एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, इसकी वजह से कंपनी ने क्या कर पाई, कंपनी मतलब जो भी अच्छा हुआ वो बेनिफिट होगा, जो भी बुरा हुआ उसके साथ वो लिमिटेशन में आएगा। या जिस वजह से अच्छा हुआ, जिस वजह से बुरा हुआ, वो वजह हमें जाननी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, नॉट बीइंग एबल टू एडजस्ट टू रैपिडली चेंजिंग मार्केट, नॉट बीइंग एबल, उनके साथ जो भी बुरा हुआ उस बुरा होने का रीजन क्या था कि दे वर नॉट एबल टू एडजस्ट टू द रैपिडली चेंजिंग मार्केट। तो नॉट बीइंग एबल यानी कि बुरा होने की वजह या फिर जो भी बुरा हुआ, ठीक है, तो वो हमारे साथ हो जाएगी हमारे पास लिमिटेशन, ठीक है। सिमिलरली ऊपर हमारे पास देखो आता है डिड नॉट हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज द प्लान, तो ये भी हमारे पास क्या है, उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। क्यों उनके साथ बुरा हुआ, बुरा हुआ जो बुरा हुआ या बुरा होने का कारण क्या था, कारण क्या था, उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, वो एडजस्ट नहीं कर पाए रैपिडली चेंजिंग मार्केट में। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारी लिमिटेशन हो जाएंगी। लिमिटेशन को याद करने के लिए फिर से मैं आपके पास लेकर के आई हूँ एक एक्रोनियम, ठीक है। एक्रोनियम हमें क्या याद करना है, दिल्ली कैपिटल से राजधानी ट्रेन चली, ठीक है। दिल्ली कैपिटल से राजधानी ट्रेन चली, इसको हम यहाँ पे ऐसे कर लो, क्या है मेरे पास, दिल्ली कैपिटल से राजधानी ट्रेन चली। देखो डी से हमारे पास क्या आता है यहाँ पर कि प्लानिंग हमें क्या नहीं करने दे रहा। और एक और चीज बता दूं बहुत ज्यादा जरूरी कि लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाल लेना। मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन हमारे पेपर में आता है। पहले डी से देखो हमारे पास क्या आता है कि प्लानिंग हमें क्या नहीं करने दे रहा, प्लानिंग हमें डायनामिक एनवायरमेंट में काम नहीं करने दे रहा। सी से प्लानिंग हमें क्रिएटिव नहीं होने दे रहा, क्रिएटिविटी रोक रहा है। एस से प्लानिंग सक्सेस भी गारंटी नहीं कर रहा, प्लानिंग क्या क्या नहीं कर रहा, डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम नहीं कर रहा, क्रिएटिव लोगों को क्रिएटिविटी नहीं करने दे रहा, और इन सब के बावजूद सक्सेस की गारंटी भी प्लानिंग हमें नहीं कर रहा। आर और टी और सी से हमारे पास आएगा कि प्लानिंग कैसा है, आर से आएगा कि प्लानिंग क्या है, बहुत ज्यादा रिजिड है। टी से क्या है, प्लानिंग हमारी बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। और सी से मेरे पास क्या है कि प्लानिंग मेरी बहुत ज्यादा कॉस्टली है। तो प्लानिंग क्या क्या नहीं करने दे रही, डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करने दे रही, सक्सेस की गारंटी नहीं कर रही और क्रिएटिविटी नहीं करने दे रही। क्या क्या कर रही है, रिजिड है, टाइम कंज्यूमिंग है और कॉस्टली है। तो दिल्ली कैपिटल से हमारी राजधानी ट्रेन चली, DCS RTC, ये सारी हमारी क्या है, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, कमेंट सेक्शन में भी लिख दो, नोट्स में भी लिख लो, 2 बार बोल बोल के याद करोगे तब जाके याद होगा। अभी के अभी वीडियो को पॉज करो, 2 बार याद करो, बोलो, फिर आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो हमने 2 लिमिटेशंस यहाँ पे आइडेंटिफाई करी, डिड नॉट हैव द फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि प्लानिंग इज रिजिड, ठीक है। नॉट बीइंग एबल टू एडजस्ट टू द रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट यानी कि प्लानिंग डायनामिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करती है। चलो उसके बेनिफिट्स को ढूंढना है तो पिछले पेज पे जो है उसके बेनिफिट्स को भी हम ढूंढते हैं, देखते हैं।
चलो देखो, सबसे पहला हमें जो बेनिफिट देखने को मिलता है कि प्लानिंग की वजह से उसको ये पता चलेगा किस डायरेक्शन में जाना है, कि प्लानिंग हमें बताती है कि किस डायरेक्शन में हमें फ्यूचर में मूव करना है। ये होता है प्लानिंग का पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट हमें यहाँ से मिलता है कि इट हेल्प्स इन एंटिसिपेटिंग चेंजेस एंड डेवलपिंग रिस्पॉन्सेज वेन एवर नेसेसरी। एंटिसिपेटिंग चेंजेस मतलब कि वो हमें जो है फ्यूचर में होने वाली अनसर्टेनिटीज का जो रिस्क है, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। यहां से हमें क्या बेनिफिट निकल के आएगा, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। और ऊपर डायरेक्शन देखो, जहां पे डायरेक्शन वाला होता है ना, यूजुअली वहां पे डायरेक्शन वर्ड एज इट इज हमें दे ही रखा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या है, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। चलो आगे चलते हैं। अगला फिर से दूसरा सेट आ गया मेरे पास 1 नंबर का। अब यहाँ तक मेजरली सारा कुछ हमारा कवर हो गया है। एक चीज आई थिंक रह गई है, प्लानिंग का प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस, उसके अलावा सब कुछ कवर हो गया। बाकी के ना बहुत जल्दी जल्दी हम सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। सबसे पहला आता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज डेलिबरेटली डिजाइंड बाय द टॉप मैनेजमेंट टू फैसिलिटेट दिस। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सबसे पहली स्लाइड पे मैंने समझाया था, फंक्शनल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, फंक्शनल, डिविजनल, चारों बताए थे, डिटेल में एक्सप्लेन करे थे। फटाफट से वीडियो को रोको, दिमाग लगाओ, आंसर करो, फिर आगे बढ़ेंगे। डेलिबरेट वर्ड आ गया भाई। डेलिबरेट मैंने कहा बताया था सर से, सर 2 रुपए दे दीजिए। स्टेबिलिटी, डेलिबरेट, रूल्स, रिलेशंस एंड लास्टली डिसीजन मेकिंग। तो डेलिबरेट कौन सा था, फॉर्मल था। कौन से डेलिबरेट नहीं था, इनफॉर्मल था। तो डेलिबरेटली जो करा गया है तो वो ऑब्वियसली हमारा क्या होगा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? क्लैरिफाइज होम टू रिपोर्ट, क्लैरिफाइज द रिलेशंस। मैंने बोला ना कि आर से रिलेशंस को क्लैरिफाई करता है, तो ये तो गलत है भैया, ये तो मतलब सही फीचर है, तो ये हमारा हो नहीं सकता आंसर। देयर इज सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस एक्टिविटीज, ये भी सही है, फॉर्मल में कोऑर्डिनेशन होता है। Standards of behavior evolve from group norms rather than officially laid down rules regulation. Rules regulation लिखे हुए होते हैं फॉर्मल में। रुपए में 2 आर थे ना, पहला क्या था, रिलेशंस वाला, दूसरा क्या था, रूल रेगुलेशन वाला। ये क्या था कि रूल्स रेगुलेशन से तो स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर डिफाइन ही नहीं होते, ग्रुप नॉर्म से होते हैं। तो यार ये तो गलत है ना, ये तो इनफॉर्मल में होगा ना। तो मेरा आंसर क्या होगा, सी। It places more emphasis on work to be performed than interpersonal relation. ये बात सच है। इंटरपर्सनल रिलेशन यानी कि आपसी पर्सनल रिलेशंस के ऊपर कौन फोकस करता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फोकस करती है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इन पर्सनल, इंटरपर्सनल यानी कि अपने पर्सनल रिलेशंस पे फोकस फॉर्मल वाली नहीं करती, इनफॉर्मल वाली करती है। लेकिन इसने यही बोला है कि ये एम्फेसिस काम पे देता है, तुम्हारे रिलेशंस पे नहीं एम्फेसिस देता। तो सही बात है, फॉर्मल तो यही करता है। तो मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये क्वेश्चन मुझे क्या बोलता है, द अबव केस हाइलाइट्स द फर्स्ट 2 स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जो भी एक कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है उसके बारे में बात करी गई है और उसके 2 स्टेप्स के बारे में ऊपर बात करी गई है। हमें वो फंक्शन बताना है, वो स्टेप्स को ढूंढना है और उसके आगे के बाकी के सारे स्टेप्स को हमने पूरा करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है प्लानिंग प्रोसेस का। और प्लानिंग प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस, स्टाफिंग का, हर चीज का जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है। तो प्लानिंग के प्रोसेस को अभी मैं आपको याद करवा रही हूँ। ठीक है, प्लानिंग का प्रोसेस सबसे पहले याद करते हैं। तो प्लानिंग क्या है, फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का, यानी कि प्लानिंग क्या है, ओपनर है हमारी मैनेजमेंट के फंक्शंस का। इंडियन टीम का ओपनर कौन है, हमारे रोहित शर्मा। ठीक है, तो शर्मा जी का बेटा आया खेलने। ठीक है, शर्मा जी का बेटा दिमाग में ये गोल लेकर आया कि मैं तो जाते ही सबसे पहले बाउंड्री मारूंगा। उन्होंने सबसे पहले देखा कौन से साइड पे बाउंड्री मारी जा सकती है। फिर उन्होंने देखा किस किस साइड फील्डर नहीं खड़ा। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि एक ही साइड बाउंड्री मारेंगे मैं तो वो तो लेफ्ट साइड पे होगा। फिर उन्होंने वो बाउंड्री मारी और फिर सोचा कि अब आगे क्या करना है। तो क्या बोला मैंने, शर्मा जी के बेटे ने गोल बनाया कि मैं तो बाउंड्री मारूंगा। किस किस साइड बाउंड्री मारी जा सकती है, लेफ्ट राइट आगे पीछे, किस किस साइड फील्डर नहीं खड़ा, फिर ये देखा। फिर एक साइड डिसाइड करी कि लेफ्ट साइड बाउंड्री मारूंगा, बाउंड्री मारी, खेला और सोचा अब आगे क्या करना है। ये है पूरे का पूरा प्लानिंग प्रोसेस। सबसे पहले तुम क्या करोगे, तुम अपने सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, तुम अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने गोल्स को सेट करोगे। शर्मा जी के बेटे ने गोल सेट किया, क्या गोल सेट किया, मैं तो बाउंड्री मारूंगा।
उसके बाद ऑब्जेक्टिव के बाद तुम क्या कर रहे हो, अपनी बाउंड्री सेट कर रहे हो। बाउंड्री की जगह पे आपकी बुक में जो वर्ड मिलता है, आपकी बुक में वर्ड आपको मिलेगा प्रेमिसेस। प्रेमिसेस का सिंपल मतलब यही होता है कि तुम अपनी बाउंड्री सेट कर रहे हो, तुम अजम्पशन ले रहे हो फ्यूचर के लिए। जैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बाउंड्री सेट कर रहे हैं कि मैं तो बाउंड्री मारूंगा, मैं अजम्पशन ले रहा हूँ कि फ्यूचर में कि मुझे बाउंड्री मारनी है। तो हम अपनी प्रेमिसेस, या मैं बोलूं आप इसमें बाउंड्री वर्ड भी लिख सकते हो, या प्रेमिसेस अगर आप बुकिश लैंग्वेज में लिखना चाहो लिख सकते हो, कि हम फ्यूचर के लिए अजम्पशंस लगाते हैं। मतलब हम अपनी बाउंड्री सेट करते हैं, कितनी बाउंड्री के अंदर रह के मुझे काम करना है। तो शर्मा जी के बेटे ने गोल बनाया कि मैं बाउंड्री से अपनी मारूंगा। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। मैं किस किस साइड बाउंड्री मार सकता हूँ, आइडेंटिफाई किया क्या क्या ऑप्शंस है मेरे पास, लेफ्ट की साइड मारू, राइट की साइड, आगे पीछे, किधर मारू। फिर इवेल्युएट किया कौन सी साइड फील्डर नहीं खड़ा, इवेल्युएट किया, देखा मैं तो चारों तरफ मार सकता हूँ भैया, मैं तो कहीं भी मार दूंगा, छक्का ही तो मारना है, आता है मुझे तो छक्का मारना, पर मैं तो हर साइड मार दूंगा, पर फील्डर किस साइड नहीं खड़ा, इवेल्युएट करूंगा कि सब में से किस साइड फील्डर नहीं खड़ा। और फिर उसके बाद सिलेक्ट करूंगा कि चल यार लेफ्ट अपना सबसे बढ़िया है, मैं लेफ्ट को छक्का मारूंगा। और उसके बाद आप क्या करोगे, इंप्लीमेंट करोगे, उसके बाद छक्का मार देंगे शर्मा जी का बेटा। और उसके बाद आप क्या करोगे, आगे का सोचोगे कि अब आगे क्या, फॉलो अप एक्शन। तो शर्मा जी का बेटा गोल लेकर आया कि मैं तो बाउंड्री मारूंगा, कौन सी साइड बाउंड्री मारू, सारी साइड देखेंगे, किस साइड फील्डर नहीं खड़ा, इवेल्युएट किया जाएगा, फिर सिलेक्ट किया जाएगा कि चल यार लेफ्ट को ही बाउंड्री मारेंगे, फिर बाउंड्री मार दी जाएगी, छक्का मार दिया जाएगा, और फिर सोचा जाएगा आगे क्या करना है। ठीक है, तो शर्मा जी के बेटे ने गोल बनाया कि बाउंड्री मारनी है, किस साइड मारनी है, कितनी कितनी साइड मार सकते हैं, कौन सी ऑप्शंस है, फील्डर किधर नहीं खड़ा, चलो इधर ही मारूंगा, चलो मार दिया छक्का, अब आगे क्या करना है। ये पूरी का पूरा मेरा क्या है, प्लानिंग का एज इट इज प्रोसेस है। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे ढूंढना है कि क्या क्या यहाँ पर छुपा हुआ है, कौन सी चीजें यहाँ पर जो है मिली हुई है, हमें कौन से स्टेप्स इसमें से जो है गिवन है वो स्टेप्स को ढूंढना है, और फिर उसके आगे वाले सारे स्टेप्स को बताना है। तो टेक्निकली इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको सारे स्टेप्स प्लानिंग प्रोसेस के आने चाहिए। तो देखो यहाँ पे कौन से फंक्शन की बात करी गई, यहाँ पे फंक्शन की बात करी है, प्लानिंग की मुझे कैसे पता चल रहा है, देखो ही सेट अ टारगेट, शर्मा जी के बेटे ने गोल सेट किया इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ एंड फोरकास्टेड, प्रेमिसेस बनाया, ऑब्जेक्टिव्स रखे कि मुझे तो आगे फ्यूचर, सॉरी प्रेमिसेस बनाया, उसने क्या किया, अजम्पशंस लिए, फ्यूचर के बारे में फोरकास्ट किया दैट द डिमांड विल इंक्रीज बाय 20 मिलियन इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। तो पहले उसने अपना गोल बनाया, फिर उसने अपनी प्रेमिसेस बनाई, यानी बाउंड्री सेट करी, यानी कि उसने फ्यूचर के बारे में अजम्पशंस लिए कि फ्यूचर में ऐसा ऐसा होगा। तो आइडेंटिफाई हमने कर लिया फंक्शन की, हमारा फंक्शन कौन सा है, प्लानिंग है। प्लानिंग के पहले दो स्टेप बता रखे हैं, सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलपिंग ऑफ प्रेमिसेस। अब मैं क्या करूंगी, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, evaluating alternative course of action, selecting the best alternative, implementing the plan and follow up action। मैं ये सभी को बताकर आने वाली हूँ। देखो क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, state the remaining steps required to complete the above process। कौन से स्टेप्स बचे हैं, तो मुझे वो बाकी के सारे स्टेप्स बता के आने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं पहले बताऊंगी कि यहाँ पे हमारी प्लानिंग के बारे में बात करी गई है। ठीक है, क्योंकि प्लानिंग के बारे में हमें कैसे पता चल रहा है, क्योंकि उसने क्या किया है, एक सेटअप किया है, इलेक्ट्रिक कार का मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस, उसने अपना गोल सेट किया है। ठीक है, तो गोल हम कहाँ पे सेट करते हैं, प्लानिंग में ही सेट करते हैं। अगर ऑर्गेनाइजिंग होता तो ऑर्गेनाइजिंग में होता कि हमने अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए, अलग अलग लोगों को उनकी ड्यूटीज असाइन कर दी है। ठीक है, अलग अलग लोगों के आपस के रिलेशंस को हमने डिफाइन कर दिया। पर अगर प्लानिंग है तो प्लानिंग में लिखा होगा कि हमने गोल सेट किया। ऑर्गेनाइजिंग में अलग अलग डिपार्टमेंट्स की बात हो रही होगी, यहाँ पे वो बात नहीं हो रही। ये हमारा क्या है, प्लानिंग है। दो फंक्शन ढूंढे हैं, बाकी सारे फंक्शन लिखकर आने हैं। चलो आगे आता है हमारे पास स्टेप नंबर सेट नंबर हमारा 3। ठीक है, एक्सप्लेन 4 लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। तो 4 लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग मैं आपको बता चुकी हूँ। क्या, दिल्ली कैपिटल से राजधानी ट्रेन चली, डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करता है। सी से क्या था, क्रिएटिविटी नहीं होने देता, सक्सेस की गारंटी नहीं करता, रिजिड है, टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत कॉस्टली है। ठीक है, एक्सप्लेन एनी 4 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स के लिए आप याद करोगे, यूज्ड,
एसी। ऑर्गेनाइजिंग का इंपॉर्टेंस क्या है? यूज्ड एसी। क्या यूज्ड एसी में हमें क्या क्या लिखना है? यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजिंग के इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स क्या है? यूज्ड एसी। कॉपी में लिखो, नोट्स में लिखो, कमेंट्स में लिखो, 2 बार बोलोगे। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इफेक्टिवली हम यूटिलाइज कर पाते हैं अपने रिसोर्सेज को। एस से हमारे पास क्या आती है? स्पेशलाइजेशन। एस से मेरे पास क्या आती है? स्पेशलाइजेशन। ई से मेरे पास क्या आता है? इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ई से मेरे पास क्या आती है? इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। डी से मेरे पास देखो क्या आता है? डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल, एम्प्लॉइज का डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। ए से, एसी बचा अब हमारे पास। एसी में, ए से मेरे पास क्या आएगा? एडेप्टिंग टू चेंज, कि हम चेंज को इजीली अडेप्ट कर सकते हैं अगर हम एक प्रॉपर अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं। और सी से मेरे पास क्या आता है? क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशंस। क्लैरिटी इन रिलेशंस। देखो यूज्ड एसी है हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंस है। इट इज अ यूज्ड एसी। ऑर्गेनाइजिंग इज यूज्ड एसी। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अच्छे से होती है। स्पेशलाइजेशन आती है क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में मैं काम को अच्छे से डिवाइड करती हूँ, हर किसी को एक ही काम देती हूँ, अच्छे से स्पेशलाइजेशन इसमें आती है। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, जब मैं अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ डिवाइड कर दूंगी, सबको उनका काम डिवाइड कर दूंगी, अलग अलग डिपार्टमेंट बना दूंगी, हर चीज को उसकी जगह पे रख दूंगी, तो बहुत अच्छे से मैं एडमिनिस्ट्रेशन कर पाऊंगी क्योंकि मुझे पता है कि कौन किस डिपार्टमेंट में है, किस डिपार्टमेंट का क्या काम है, क्या गोल है, किस डिपार्टमेंट को क्या करना है। तो मैं उस डिपार्टमेंट से जाके पूछ सकती हूँ, हाँ भाई बता कितना काम किया, क्योंकि मैंने तो सबको काम डिवाइड कर दिया। फिर है डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। एम्प्लॉइज की डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है ऑर्गेनाइजिंग, क्योंकि एम्प्लॉइज को ना अगर कंफ्यूज करके रखोगे ना, एम्प्लॉइज अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। पर जब उनको बहुत क्लियरली उनका डिपार्टमेंट, उनकी ड्यूटी, उनके रिलेशंस सब पता है, कौन सीनियर कौन जूनियर, तो एम्प्लॉइज भी डेवलप हो पाएंगे। चेंज को अडेप्ट करना आसान हो जाएगा क्योंकि सबको पता है पहले क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, उनमें क्या अच्छा था, क्या बुरा था, क्या डिपार्टमेंट था और आगे क्या होगा। अडेप्टेशन टू चेंज बहुत आसान हो जाता है सिंपली बिकॉज हर चीज बहुत क्लियर हो जाती है, हर कंफ्यूजन दूर हो जाती है ऑर्गेनाइजिंग करने से। एंड लास्टली क्लैरिटी इन रिलेशन। कौन सा डिपार्टमेंट होगा, डिपार्टमेंट का हेड कौन होगा, उसके अंडर सबऑर्डिनेट कौन होगा, सबऑर्डिनेट की क्या ड्यूटी होगी, सीनियर की क्या ड्यूटी होगी, कौन किसको डांट सकता है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, सब क्लियर होता है ऑर्गेनाइजिंग में। और इन सब की मदद से ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से चलती है। तो यूज्ड एसी इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। आगे चलते हैं, चलो। अच्छा, इसका आंसर आप कैसे करके आओगे प्रॉपर, क्योंकि मेरे पास कितना आराम से 4 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। तो चाहे आप आंसर नंबर ए कर रहे हो चाहे आंसर नंबर बी कर रहे हो, पहले मैं ऊपर लिखूंगी आंसर नंबर 27 ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, जो भी आप कर रहे हो। फिर मैं ऊपर एक्सप्लेन करूंगी पहले ऑर्गेनाइजिंग के बारे में। ऑर्गेनाइजिंग को पहले डिफाइन करके आऊंगी 3 से 4 लाइन में। ऑर्गेनाइजिंग को डिफाइन करूंगी। ऑर्गेनाइजिंग को डिफाइन करने के बाद द इम्पोर्टेंस, देखो 2 से 3 लाइन में ऑर्गेनाइजिंग को डिफाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार बच्चे पूछते हैं मैम अगर ज्यादा लिखेंगे तो मैम नंबर तो नहीं काट देंगे? नहीं, देखो तुम जिस चीज की इंपॉर्टेंस बता रहे हो पहले उस चीज का मतलब तो बता दो, ये है क्या। सीधा प्लानिंग की लिमिटेशन थोड़ी बता के आ जाओगे, पहले प्लानिंग का मतलब तो बता दो कि प्लानिंग है क्या। फिर बोलोगे ना कि भाई वैसे तो प्लानिंग ये है पर इन चीजों की वजह से प्लानिंग बुरी है। वैसे तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ये है पर ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज एज फॉलोज। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज एज फॉलोज। पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर डी, 4 इंपॉर्टेंस पूछी है। मैं 4 ही पॉइंट लिख कर आऊंगी पर मैं 4 पॉइंट्स को डिटेल में एक्सप्लेन करके आऊंगी। अगर मेरे पास टाइम है और अगर मुझे आता है तो मैं थोड़ा सा चार्ट बना सकती हूँ जिसमें मैं 5 से 6 इंपॉर्टेंस दिखा सकती हूँ, पर 4 पूछी है तो मैं 4 को ही एक्सप्लेन करूंगी, एक्सप्लेन ज्यादा मैं नहीं करूंगी। पहला पॉइंट मैं क्या लिख सकती हूँ, फॉर एग्जाम्पल स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन में पहला पॉइंट लिखूंगी, उसको अच्छे से अंडरलाइन करूंगी। आगे जाके उसके बाद मैं शुरू करूंगी अपना पॉइंट, हेडिंग जरूर लिखूंगी हर एक पॉइंट की। देखो जब टीचर ने बोला है 4 ये बताओ 4 वो बताओ, 4 पॉइंट्स होने चाहिए, चारों पॉइंट्स की हेडिंग होनी चाहिए और चारों पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। चाहे 6 पॉइंट लिख के आ जाओ और एक्सप्लेन ना करो, नंबर नहीं मिलेंगे। नंबर 4 ही पॉइंट्स के मिलेंगे, आधा आधा नंबर मिलेगा मुश्किल से। ठीक है, लेकिन जब 4 बोले हैं तो चारों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे फिर 6 पॉइंट लिख दो और एक्सप्लेन ना करो, नंबर नहीं मिलेंगे। ये बोलोगे मैंने तो 6 पॉइंट लिखे, 4 पूछा था। अरे 4 को एक्सप्लेन तो करो। तो 4 पॉइंट विद हेडिंग, विद डिफरेंट डिफरेंट पॉइंटर्स। कोई हेडिंग कोई पैराग्राफ नहीं बनाना, पॉइंट्स बनाने हैं, हेडिंग बनानी है और चारों को एक्सप्लेन करके आना है। ठीक है,
चलो आगे है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन टू टाइप्स ऑफ प्लान डिस्कस्ड इन द अबव केस। सारे प्लान्स में ऑलमोस्ट आपको बता चुकी हूँ, एक बार फिर से ढूंढो और मुझे बताओ कौन से प्लान की यहाँ पे बात हो रही है। चलो बहुत 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 क्लियरली मैंने तुम्हें समझाया था कि अगर ये अक्षर लिखा हुआ है तो ये वाला प्लान होगा, ये अक्षर लिखा हुआ है तो ये वाला प्लान होगा, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म लिखा है कौन सा प्लान होगा, स्ट्रेटेजी। अगर टारगेट लिखा है, गोल लिखा है, कौन सा प्लान होगा, ऑब्जेक्टिव। अगर टारगेट लिखा है, गोल लिखा है तो कौन सा प्लान होगा, ऑब्जेक्टिव। अगर पैसे की बात हुई है थोड़ी सी भी तो कौन सा प्लान है, वो 99% पैसे की बात होने पे कैश इनफ्लोज, कैश आउटफ्लोज, सारी चीजें पैसे की बात हो रही है तो वो कौन सा प्लान है, वो मेरा प्लान है बजट। अगर स्टेप बाय स्टेप कोई चीज हो रही थी, पहले ये फिर ये फिर ये, प्रोसीजर। अगर स्ट्रिक्ट है कोई चीज बहुत ज्यादा तो रूल। तो मैंने सारे प्लान्स को पहले एक्सप्लेन किया है। अब ये प्लान्स आप एक सेकंड में एक्सप्लेन कर सकते हो, एक सेकंड में ढूंढ सकते हो। लॉन्ग रन है तो स्ट्रेटेजी, टारगेट है तो ऑब्जेक्टिव, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन टू टाइप्स ऑफ प्लान डिस्कस इन द अबव केस, तो आपको एक्सप्लेन भी करना है। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव के बारे में आप क्या लिख कर आओगे, ऑब्जेक्टिव्स हमेशा हमारे जो टारगेट्स है, जो गोल्स है, वो ऐसे होने चाहिए। नंबर 1 जो मेजरेबल हो, मैं मेजर कर सकूं कि मुझे 10 लाख रुपए कमाने हैं, 15 लाख रुपए कमाने हैं, मैं बोलूं मुझे अच्छे नंबर लाने हैं। अरे अच्छे का क्या मतलब है, किसी के लिए तो 95% भी बुरे हैं, किसी के लिए 33% पास हो गए, बड़े अच्छे नंबर है, पार्टी हो रही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं बोलूंगी अच्छे नंबर लाने हैं, मैं बताऊंगी मुझे 70 लाने हैं, 90 लाने हैं, कितने लाने हैं। अचीवेबल होना चाहिए। आज मैं एक पैसा भी नहीं कमाती हूँ और मैं बोलती हूँ टारगेट है मेरा, मैं अगले साल 100 करोड़ कमा लूंगी, नहीं, अचीवेबल ही नहीं है। आज एक पैसा नहीं कमा रहे तो थोड़े 2-4 लाख पे पहुंचो, 10 लाख, 50 लाख, अचीवेबल टारगेट्स रखने चाहिए। जो हमारे टारगेट्स है वो अनएम्बिगुअस होने चाहिए, मतलब वो कंफ्यूजिंग नहीं होने चाहिए। अनएम्बिगुअस यानी कि कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए, एम्प्लॉयज को समझ आने चाहिए कि क्या टारगेट है, ठीक है, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है। टाइम के साथ होने चाहिए, टाइम लिमिट के साथ होने चाहिए। मैं कभी ना कभी तो करोड़ रुपए कमा ही लूंगी, अरे वो 50 की उम्र में या 30 की उम्र में, टाइम तो बताओ, ठीक है। तो टाइम लिमिट होनी चाहिए, कंफ्यूजिंग नहीं होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, मेजरेबल हमारे जो है ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। बजट का क्या मतलब होता है, बजट का बेसिकली मतलब होता है कि हम अपने पैसे के बारे में बता रहे हैं कि हमारा कितना इनकम आएगा, कितना खर्चा हम करेंगे। अब वो एक डिपार्टमेंट का बजट हो सकता है, पूरी कंपनी का एनुअल हर साल का बजट हो सकता है। जैसे हमारे देश का बजट आता है हर साल फरवरी में, सिमिलरली हर कंपनी अपना हर साल का अलग बजट बनाती है, जिसमें वो बताती है मेरे पास कितनी इनकम आएगी, कितना एक्सपेंसेस होगा, कितना प्रॉफिट बचेगा, मैं उस प्रॉफिट का क्या करूंगी, मैं एक्सपेंशन करूंगी तो कहाँ पे पैसा लगाऊंगी, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से पैसा जाएगा। जैसे यहाँ पे बात हो रही है कैश की इनफ्लो की और कैश के आउटफ्लो की, कहाँ से पैसा आएगा जाएगा, उन सारी चीजों का टोटल। अच्छा, किस डिपार्टमेंट को ज्यादा पैसा खर्च करने की हमने लिमिट दी है, किसको कम पैसा खर्च करने दे रहे हैं, ये सारी चीजें हमारे बजट में बताई जाएंगी, जो कि कौन बना रहा है, हमारी कंपनी का फाइनेंस डिपार्टमेंट बना रहा है, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर से मैंने सारी समझाई है, फटाफट से हम ढूंढेंगे। हुज एग्जिस्टेंस, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुज एग्जिस्टेंस सीईओ फेल्ट वाज नेसेसरी। अब एक चीज समझो, क्वेश्चन ने बोला है कि सीईओ को कौन सा चीज जरूरी लगा है, तो मैं बस इतना ढूंढूंगी कि सीईओ ने अपने दिल की बात कहाँ बताई है। मुझे सीईओ के मन की बात जाननी है, सीईओ ने जहां अपने मन की बात बोली है मैं वहां जाके पकड़ लूंगी कि ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, सीईओ explained to the GM that this type of social interaction is necessary। social कहाँ होता है इनफॉर्मल में, ठीक है। सोशल के लिए एक ही जगह है, वो है इनफॉर्मल। दोस्ती, तुम्हारी जितने भी इंटरपर्सनल रिलेशन है, तुम्हारी सोशल चीजें, वो सारी चीजें कहाँ होती हैं, वो होती हैं इनफॉर्मल रिलेशन में। तुम्हें कहीं घूमने जाना है, तुम्हें पार्टी पे जाना है, तुम्हें दोस्त बनाने हैं, तुम्हें जो भी करना है वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होगा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में वो सब नहीं हो सकता, ठीक है। फंक्शनल और डिविजनल में भी सोशल की बात तो होती नहीं है, उनमें तो होता है कि एक प्रोडक्ट है कि ज्यादा प्रोडक्ट है, किस बेसिस पे डिपार्टमेंट बनाए हैं, समझ रहे हो। फंक्शनल और डिविजनल में हम ये बोलते हैं किस बेसिस पे डिपार्टमेंट बनाए हैं, ठीक है, एक प्रोडक्ट या ज्यादा प्रोडक्ट क्या है। सोशल की बात हुई तो वो इनफॉर्मल है। अब देखो यहाँ पे बोला है स्टेट एनी 2 एडवांटेज and 2 disadvantage of this type of organization identified in the first point। state any 2, क्या यहाँ पे कहीं पे आइडेंटिफाई वर्ड लिखा है? अगर आइडेंटिफाई वर्ड लिखा होता तो मैं ऊपर से ढूंढने लग जाती, पर मुझे आइडेंटिफाई वाला वर्ड यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। मुझे बोला है कोई भी 2 जो तुम्हें अच्छे लगे वो बता दो,
एडवांटेजेस भी, डिसएडवांटेजेस भी, ठीक है। जैसे कि एडवांटेजेस क्या होंगे कि अगर तुम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारी कंपनी में है तो तुम्हारे एम्प्लॉयज खुश रहेंगे, तुम्हारे एम्प्लॉयज मिलके काम करेंगे, तुम्हारे जो है एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड रहेंगे। और अगर डिसएडवांटेज की बात करूं तो डिसएडवांटेज क्या होगी, कई बार एम्प्लॉयज रिजिड हो जाएंगे और चेंज नहीं कुछ करने देंगे। एम्प्लॉयज अपना जो है एक ग्रुप बना लेंगे और कंपनी के अगेंस्ट हो सकते हैं, कंपनी के डिसीजंस में जो है अपना पूरा ग्रुप बना के मना कर देंगे कि हम इस डिसीजन को जो है इंप्लीमेंट नहीं करते। और क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, र्यूमर्स फैलने लग जाते हैं कंपनी में एक दूसरे के बारे में अगर इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं तो, ठीक है। तो कोई भी तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज तुम याद कर लो और उसको तुम यहाँ पे लिख के आ सकते हो। डिसएडवांटेज क्या होगी, स्टेबिलिटी नहीं है ना, स्टेबिलिटी नहीं है इसमें, तो ये एक इसकी बड़ी डिसएडवांटेज है जो मैंने पहले भी पीछे भी आपको याद करवाई थी। चलो आगे फोर्थ सेट पे हम चलते हैं। अगला सेट मेरा फिर से मेरे पास है एक एमसीक्यू। The above statement is related to one of the steps of the organizing process. अच्छा, ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में देखो 4 ही स्टेप्स हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। मैंने सोचा था इसका एक्रोनियम बनाने का बट कुछ दिमाग में आ नहीं रहा है, और वैसे भी बहुत छोटे से 4 ही स्टेप्स हैं, तो इसको सिंपल आप इस तरीके से याद कर सकते हो, या तो आइडिया होता है उसको थोड़ा सा चेंज करके IDAE बना दिया, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। ऑर्गेनाइजिंग में 4 ही स्टेप्स हैं, चारों स्टेप्स का ऑर्गेनाइजिंग का आइडिया आया मुझे, आज मुझे आइडिया आया कि हम कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं, बस आइडिया को IDEA की जगह IDAE बना दो, ठीक है। सबसे पहले हम ढूंढेंगे, देखेंगे क्या क्या मुझे काम करना है, क्या क्या काम टोटल में मुझे करना है, उस टोटल काम को छोटे छोटे सिमिलर तरीके के कामों में मैं डिवाइड कर दूंगी। आज मुझे फॉर एग्जाम्पल 10 चैप्टर करने हैं, 10 तो नहीं करोगे, चलो आज मुझे 4 चैप्टर करने हैं, उसको मैं डिवाइड कर दूंगी सब्जेक्ट वाइज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। डिपार्टमेंटलाइजेशन बना दूंगी, सिमिलर टाइप ऑफ काम के लिए डिपार्टमेंट बना दूंगी कि एक अकाउंट्स का डिपार्टमेंट, एक इको का डिपार्टमेंट, एक बिजनेस का डिपार्टमेंट। ड्यूटी असाइन कर दूंगी, उस डिपार्टमेंट में जो लोग होंगे उनको उनकी ड्यूटीज असाइन कर दूंगी, और उस डिपार्टमेंट के हर किसी के लिए ही रिलेशन बता दूंगी कि किसके पास कितनी पावर है और किसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन सीनियर है, कौन जूनियर है, कौन किसको जाके क्या बताएगा, ठीक है। तो ये चारों एज इट इज हमारे स्टेप्स हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के। आइडिया से याद कर सकते हो, आज मुझे ऑर्गेनाइजिंग का आइडिया आया, बस ई जो है इधर से पीछे चला जाएगा, IDAE, आइडेंटिफिकेशन, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट, एस्टैब्लिशिंग द रिलेशनशिप्स। अच्छा, अब आगे किसके बारे में बात करी गई है, मेयरली एलोकेटिंग वर्क इज नॉट इनफ, सिर्फ काम को एलोकेट करना जरूरी नहीं है, उनको उनकी ड्यूटी भी पता होनी चाहिए। ईच इंडिविजुअल शुड ऑल्सो नो who has to be who has to take orders from whom and to whom he is accountable। कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ड्यूटीज को असाइन करना जो कि हम यहाँ पर कर रहे हैं, सिर्फ ड्यूटी को असाइन करना भी बहुत नहीं है, हर किसी को पता होना चाहिए कौन किसका सीनियर है, कौन किसका जूनियर है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑप्शन डी की बात कर रहे हैं कि ये भी भैया ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी है। चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एडवांटेज क्या है कि लोग खुश रहते हैं, जॉब सेटिस्फैक्शन होती है, ठीक है। बाकी सारी चीजें आप पढ़ के देख सकते हो, बाकी सारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है, इनफॉर्मल के बारे में नहीं है। स्टेबिलिटी फॉर्मल में होती है, इनफॉर्मल में नहीं होती है, ठीक है। गोल्स अकम्प्लिश करना फॉर्मल का काम है, इनफॉर्मल का काम नहीं है। डुप्लीकेशन तब नहीं होगी जब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगी। इनफॉर्मल में सिर्फ और सिर्फ लोगों का जॉब सेटिस्फैक्शन होता है क्योंकि उनकी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, क्योंकि वो अपने लाइक माइंडेड लोग हैं, उनके दोस्त हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो लोग खुश रहते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्लान, मैं सारे समझा चुकी हूँ। एक्सप्लेन द फॉलोइंग लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, ये फिर से हम सारे के सारे समझ चुके हैं। चलो आगे चीज आती है, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट यूज्ड बाय प्रीति टू फोकस ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ हर बिजनेस। देखो कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी किया था हमने, जिसमें आंसर हमारा था कोऑर्डिनेशन। तो पहले 3 चैप्टर्स में ना यूजुअली अगर कॉन्सेप्ट वाला ये क्वेश्चन आता है, ये ज्यादातर होता है कोऑर्डिनेशन के बारे में, ठीक है। या फिर एक और कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, डेलीगेशन, या फिर एक कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, ठीक है। उसमें या तो 2 बोले होंगे, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी की बात हो रही होगी, या कोऑर्डिनेशन की हो रही होगी, या डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन की बात हो रही होगी। यहाँ पे अब हमारी बात हो रही है डेलीगेशन के बारे में। क्यों? क्योंकि विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट काम करने को बोला गया है। अगर होता कि पूरी फ्रीडम है, जैसे मर्जी जो मर्जी करते रहो, तो विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट अगर ना होता तो डिसेंट्रलाइजेशन होता। पर क्योंकि यहाँ पर है, उसने अथॉरिटी तो दी है पर विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट उसने अथॉरिटी दी है, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आएगा कि यहाँ पे डेलीगेशन की बात हो रही है, ठीक है।
यहाँ पे बात किसकी हो रही है, डेलीगेशन की बात हो रही है। एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस, अब देखो फिर से आइडेंटिफाई वाला वर्ड यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर क्या वर्ड है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वर्ड है एक्सप्लेन, उसकी 5 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाइड इन दिस केस, ठीक है। तो मैं कोई भी 5 अपनी जो है इंपॉर्टेंस उसकी बता सकती हूँ कि जब डेलीगेशन होगी तो विद इन द लिमिट्स काम होगा, तो मुझे पता होगा कि किसने क्या काम किया है और मैं उसको जाके पूछ सकती हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने बिल्कुल फ्री छोड़ दिया कि तुम्हें जैसे करना है करो। अगर फ्री छोड़ा होता तो मैं जाके पूछ ही ना पाती ये क्यों किया, ये गलती कैसे करी। अब मैं जाके उनको पूछ सकती हूँ कि भाई मैंने तो बोला था ना इस लिमिट में काम कर, ये क्यों किया तूने, ठीक है। मैंने उनको लिमिट बता रखी है। इससे क्या होता है, जो सीनियर है, सीनियर के पास कंट्रोल रहता है, सीनियर जाके कंट्रोल कर सकता है एट एनी टाइम, जो है सीनियर जाके जवाबदेही मांग सकता है। इसके अलावा जो है बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी मुझे बोल रहे हैं कि मैम आंसर्स नहीं मुझे मिल रहे, तो आज का ये जो पीडीएफ है, आज के इस पीडीएफ के साथ मैं आंसर्स भी आपको अटैच करके दूंगी टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे जो है आपको इसका लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी। तो आज इसके जो है साथ में मैं आंसर्स भी अटैच करके आपको देने वाली हूँ, ठीक है। अच्छा, एक्सप्लेन एनी 4 लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग हम कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी करवा दिए हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्लान, स्ट्रैटेजी और प्रोसीजर। अब यहाँ पे आके ना देखो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन रिपीट होने लग जाएंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये सारी चीजें आपको करा दी, लिमिटेशन करा दी, टाइप्स ऑफ प्लान करा दिया, बहुत सारे एक्रोनिम्स हमने बनाए। क्या क्या बनाया अभी तक, फंक्शंस ऑफ फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, गो पापा गो टू सीआईडी। फीचर्स ऑफ प्लानिंग, प्लीज पापा गो टू सीआईडी। बिजनेस एनवायरनमेंट की डायमेंशंस, SPELT, स्पेल्ट, ठीक है। सिमिलरली और हमने क्या किया था, और हमने किया है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या थी, यूज्ड AC। लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग क्या थी, फटाफट से सोचो। लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग क्या थी, दिल्ली कैपिटल से राजधानी ट्रेन चली, DCSRTC। और लास्टली मैंने तुम्हें क्या याद कराए हैं, 2 प्रोसेस, एक प्लानिंग का, एक ऑर्गेनाइजिंग का। ऑर्गेनाइजिंग में तो 4 ही स्टेप्स है। आइडिया, आइडिया में बस E को पीछे ले जाना है, ठीक है, IDAE। और जो प्लानिंग का प्रोसेस है उसमें तो मैंने पूरी कहानी तुम्हें याद कराई है। प्लानिंग जो है अपना सबसे पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का, तो तुम याद कर सकते हो भैया अपने ओपनर साहब इसमें आने वाले ओपनिंग करने, ठीक है। तो हमारे रोहित शर्मा जी का बेटा आया, दिमाग में गोल लेकर आया कि मैं बाउंड्री मारूंगा, यानी कि अपने प्रेमिसेस हम सेट करेंगे। पहले उन्होंने देखा कौन सी साइड बाउंड्री मारी जा सकती है, उनमें से देखा कि किस किस साइड फील्डर खड़ा है, फिर एक साइड को सिलेक्ट किया, उस साइड बाउंड्री मारी और फिर सोचा कि मैं आगे क्या करूंगा। ये सारे हो गए हमारे प्लानिंग के प्रोसेस। तो ऑलमोस्ट सारी चीजें मैंने जो आज याद करवाई हैं, इन सभी के एक्रोनियम एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो। और आज का आपका होमवर्क भी यही रहने वाला है कि आप अपनी नोटबुक में जाके सारे एक्रोनियम्स को, सब चीजों को दोबारा लिखोगे, इनके आगे जो नाम है प्रॉपर, जो भी हेडिंग्स है वो सारी चीजें लिखोगे और इनको अच्छे से बोल बोल के 2-3 बार याद करोगे। अगली क्लास से पहले ये सारे के सारे याद होने चाहिए, यही आपका आज का होमवर्क है, ठीक है। इसके साथ ही लेट्स एंड टुडेज क्लास हियर, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो हैं रिपीट होने वाले हैं। जैसे कि इसमें मैं देखो, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इमर्ज्ड एज एंटरटेनमेंट थ्रू रीडिंग। देखो एंटरटेनमेंट की बात हो रही है, फिर से एक तरीके से सोशल बात हो रही है, तो आप इसमें देखोगे तो सोशल फ्रेंडशिप्स, इंटरेक्शंस, इन सब चीजों की बात हो रही है, तो फिर से ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास है, ठीक है। तो मोस्टली सारे क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट होने लग जाएंगे, बहुत आसान है, आपको समझ आ जाएंगे सारे के सारे। मैं इसका पूरे का क्वेश्चन का साथ में आंसर का जो है PDF नीचे डाल दूंगी। हम मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। अगली हमारी आज रात को 8 बजे रहने वाली अकाउंट्स की क्लास, कल मिलेंगे इकोनॉमिक्स की क्लास में, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय। होमवर्क जरूर कंप्लीट करके आना है, कोई भी बैकलॉग बचा है तो फटाफट से जाके अपना बैकलॉग कंप्लीट करो और खुद से भी और मुझसे भी प्रॉमिस करो कि हम अपना 100% देंगे।